Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, I Shirana Khan going to start a very important topic in GST, that is input tax credit. It is one of the most important topic और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट का. तो in this particular video friends, I'm going to introduce इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हम किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम आज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ITC. तो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो फ्रेंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारा सेक्शन 16, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से डील करते हैं. तो सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, ये सेक्शंस कुछ हैं जो हम पढ़ेंगे. इसके अलावा हम सेक्शन 49 जो है वो भी करेंगे कि सेक्शन 49 में हम कैसे मैनर क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने का, वो भी हम पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20, जिसमें हम ये 5 सेक्शंस हैं जो हम करने वाले हैं. तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 16 कवर करेंगे. सेक्शन 16 जिसमें हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशंस हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, हम किन कंडीशंस को फुलफिल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही डिस्कस कर लेता हूँ. ऑल्दो मैंने अपनी पहले की भी वीडियोस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस थी उसमें, या और भी एक आध दो बारी बीच में मेरे कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट का ITC का कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया हुआ था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या. बट यहाँ पर क्योंकि पूरा एक टॉपिक ही है दैट इज डिवोटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या. तो इस चीज को हम करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में. ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे में नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 वर्ड्स, इनपुट, टैक्स एंड क्रेडिट. इसका मतलब यहां पर 3 वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट. हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर मुझे नहीं भी पता होता कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, और अगर कोई नॉर्मल लेमैन पर्सन से मैं पूछूं कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो भी शायद कह देगा कि इनपुट का मतलब कुछ इनपुट हमने परचेज किया होगा, टैक्स का मतलब उस पर हमने कोई टैक्स पे किया होगा, और क्रेडिट का मतलब उस टैक्स का हमने क्रेडिट अवेल किया होगा. तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स एनी टैक्स विच इज पेड on the input, any input tax which is paid at the time of purchase of input. So the SSE या the person, registered person is allowed to avail the benefit of this input tax at the time of payment of output tax. इसका क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर इसे एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर शायद कर पाऊं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या. तो पहले तो मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करना चाहूंगा. सपोज दैट मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो कोई मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं, कोई भी हैं. हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, कोई भी. या सपोज दैट मेरे पास कोई फिनिश, मैं कुछ गुड्स लेता हूँ फिर उस गुड्स को फर्दर आके बेचता हूँ, तो ये ट्रेड भी मैं कर सकता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता हूँ. ठीक है, तो सपोज दैट मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीस का कोई प्रोडक्ट इन्होंने इनपुट परचेज किया था, कोई इनपुट इन्होंने परचेज किया है, कितने रुपए का,
1,00,000 का। तो यहां पर अगर मैं इसकी इनवॉइस बनाऊंगा, इनवॉइस जो मैं बनाऊंगा तो इसमें लिखूंगा कि इनपुट कितने का परचेज किया है इन्होंने, 1,00,000 रुपए का इनपुट है, ये हमारी इनवॉइस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, टैक्स इनवॉइस है। इसमें मैं ऐड करूंगा आईजीएसटी, सपोज दैट वो इंटर स्टेट है तो उसमें मैं आईजीएसटी ऐड करूंगा 18% के हिसाब से। तो यहाँ पर 18,000 जो है वो उसका क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू, मैंने कहा भाई टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी है वो है 1,18,000 की। इसका क्या मतलब है कि इस इनपुट पर, ये जो इनपुट इन्होंने परचेज किया है 1,00,000 रुपीज का इनपुट परचेज किया है, इस इनपुट पर मिस्टर ए ने ऑलरेडी 18,000 रुपीज का जो टैक्स है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट। इनपुट को परचेज करने के टाइम पर मैंने जो टैक्स पे किया है उस पर्टिकुलर इनपुट पर, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। तो ये जो 18,000 रुपीज का टैक्स मैंने पे किया है, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। अब सपोज दैट ये 18,000 हमने किसको दे दिया है, सप्लायर को दिया है। जो इनपुट सप्लायर है हमने उसको दिया है और उसने आगे गवर्नमेंट को भी पे कर दिया होगा, ये मैंने अज्यूम कर लिया है कि उसने आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा। ठीक है, अब यहां पर सपोज दैट मिस्टर ए जिन्होंने इनपुट लिया था, ये इनपुट 1,00,000 रुपए का, इसको इन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला आगे और उन्होंने कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। उन्होंने क्या किया, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जिसको उन्होंने सेल किया है, जिसको उन्होंने सेल किया है कितने रुपए का, 1,50,000 का। उन्होंने आगे जो आउटपुट सेल किया है, ये तो इनपुट खरीदा था, इनपुट को उन्होंने कन्वर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया फिनिश गुड्स में, तो उसने मिस्टर ए ने उन्होंने उसको फर्दर सेल किया। तो सेल करके उसने उसको कितने पर सेल किया, 1,50,000 का सेल किया है। अच्छा, 1,50,000 पे अगर मैं इसकी इनवॉइस बनाऊं, मिस्टर ए जो है आउटपुट सेल्स की इनवॉइस बना रहे हैं, तो यहां पर आउटपुट सेल्स कितने की है, आउटपुट सेल्स कितने की है, 1,50,000 की है। और उस पर जो आईजीएसटी लगेगा वो कितना लगेगा, एट द रेट ऑफ 18%। तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 18% कितना हो गया, 27,000 का क्या है, इस पर आईजीएसटी है। तो ये जो हो गया टोटल 1,77,000 की इनवॉइस वैल्यू है, 1,77,000 की। अब ये जो 27,000 जो उसने आउटपुट सप्लायर से लिया है, मतलब जो अपने उसने आउटपुट सप्लाई किया होगा, ठीक है, तो जो रिसिपिएंट होगा, सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा है 1,50,000 रुपए का, और तो उसने मिस्टर बी से कितने रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है, 27,000 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया है। अब देखो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो पूरा होल ट्रांजैक्शन है, पहले उसने 1,00,000 रुपए का इनपुट लिया, फिर उस पर टैक्स दिया 18,000 रुपीज का। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो गया, 1,18,000 का। ठीक है, अब उसको आगे उसने जो सेल किया है वो कितने का किया है, 1,50,000 का किया है, तो उस पर उसने टैक्स पे किया है कितना है, 27,000 का। तो ये टोटल कितना हो गया, 1,77,000 का। तो यहां पर हमको देखने वाली चीज ये है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, भाई गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये जो टोटल एक प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है जिसमें 1,00,000 रुपए प्लस 18,000 जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है पूरा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को जाएगा और ये किसको जाएगा, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। तो ये जो टोटल 1,00,000 रुपए, 1,50,000 रुपए का जो टोटल आउटपुट हुआ है, जो अल्टीमेट कस्टमर को गया है, मिस्टर बी इज अल्टीमेट कस्टमर, अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो उस हिसाब से आउटपुट टैक्स हमको 27,000 रुपीज का हमको आउटपुट टैक्स मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इज लायबल टू रिसीव टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी टोटलिंग रुपीज 27,000। अब इस 27,000 में से 18,000 गवर्नमेंट को ऑलरेडी मिल गया है ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है, भाई मिस्टर ए को कह रही है कि आपके पास 27,000 रुपीज आया है, ठीक है, आ गया। अब अगर ये पूरा का पूरा 27,000 वो मिस्टर ए जो है उन्होंने अगर गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना आया, 18,000 तो पहले वाला आया जो कि ये है, और 27,000 फिर दोबारा आया, तो टोटल कितना हो गया, दैट विल बी 18,000 प्लस 27,000, इट विल बी 45,000। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास टोटल 45,000 रुपीज का टैक्स किया। इसका मतलब ये जो 1,00,000 रुपए पे एक बार तो यहां पे टैक्स किया, और ये जो 1,50,000 में 1,00,000 वाला भी इंक्लूड है, फिर दोबारा इस 1,00,000 पे टैक्स किया। तो दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग ऑफ टैक्स। वहां पर क्या है,
डबल काउंटिंग ऑफ टैक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट कहती है भाई कि आपने जो इनपुट के टाइम पर टैक्स पे किया था, आप उस टैक्स का क्रेडिट ले लें एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हमारा कितने का है, 27,000 का। तो जब मैं 27,000 जो मैंने मिस्टर बी से रिसीव किया है ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो ये 27,000 पूरा मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। मिस्टर ए जो है वो पूरा ही गवर्नमेंट को नहीं देंगे। मिस्टर ए ने जो ऑलरेडी 18,000 रुपीज का टैक्स पे कर रखा है उसका वो यहां पर क्रेडिट लेंगे। तो बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा, जब इसमें से हम 18,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹9,000 ये जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हमें पे करना है। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ क्रेडिट। अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो मैं इसको लिख के बताना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इसको नोट कर लें। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ क्रेडिट विच a supplier या which an outward supplier avail at the time of payment of output tax on the account of input tax already paid by him at the time of purchase, input purchase। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने अपने आप से बनाई हुई है, दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ क्रेडिट विच एन आउटवर्ड सप्लायर, जो आउटवर्ड सप्लायर है ओनली ही कैन अवेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की थी, 27,000 की थी इन माई एग्जाम्पल, क्योंकि 1,50,000 का उसने आउटवर्ड सप्लाई किया था। तो उस आउटवर्ड सप्लाई पे जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 27,000 की। तो इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से जो उसने इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया है, जो कि उसने इनपुट परचेज करने के टाइम पे किया था, कितना पे किया था, 18,000 पे किया था। तो इसका जो क्रेडिट ले लिया है तो बैलेंस अमाउंट ऑफ 9,000 वो जो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट उसने अवेल किया है, दिस इज नथिंग बट इट इज ओनली योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आई होप कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बहुत सारे फायदे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारा कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग इफेक्ट? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का जो हमारा वो प्रॉब्लम था कास्केडिंग इफेक्ट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से हट गया। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम पहले 1 लाख रुपए का हमने परचेज किया इनपुट, उस पर मैंने 18,000 रुपीज का टैक्स दिया, तो टोटल इनपुट कितने का हो गया, 1,18,000 का। अब इसको आगे अगर मैंने प्रॉफिट पे बेचा है, सपोज दैट इसको मैंने 1,50,000 पे आगे बेचा है, मतलब प्रॉफिट है इसमें कुछ 32,000 का, 1,50,000 का आगे बेचा है। इसका क्या मतलब है कि इसमें ये जो 18,000 हमने टैक्स पे किया है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है, इस टैक्स पर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। अगर मैं 1,50,000 पे मैं कहूं कि भाई इस पे 18% टैक्स आपको फिर से देना है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें 1 लाख रुपए तो हमारा इनपुट का पार्ट है, प्लस 18,000 टैक्स का पार्ट है, और प्लस 32,000 क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो इस पर भी 18% देना है, इस पर भी 18% देना है, ये तो प्रॉफिट का पार्ट है, और इस पर भी 18% देना जो कि टैक्स कंपोनेंट है। तो टैक्स पर भी टैक्स देना, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। एक तो आप टैक्स लेकर के हमको लूट रहे हो, दोबारा टैक्स पे भी टैक्स लेकर के हमको दोबारा लूट रहे हो, ओवर लूट रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। तो गवर्नमेंट भी कहती भी इतनी लूटमार नहीं करनी है, आप जो है यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लीजिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हैं तो जो सप्लायर वो क्या करता है कि उसमें इनपुट टैक्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, और सिर्फ वैल्यू एडिशन की वैल्यू को ऐड करता है, क्योंकि उसको पता है
कि वो जो टैक्स उसने पे कर रखा है उस टैक्स का वो यहां पर क्रेडिट ले सकता है, उसको वहां पे रिकवरी की जरूरत नहीं है, उसका क्रेडिट क्या कर सकता है, वो यहां पर अवेल कर सकता है। तो यहां पर क्या है, तो उस टैक्स को वो अपने अमाउंट में इंक्लूड नहीं करता है, जिससे हमारा जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कास्केडिंग इफेक्ट की थी वो हमारा क्या है, इसमें दूर हो जाता है, जो कि हम इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में अवेल करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आई होप कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, कि हम इसको कैसे अवेल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आते हैं, हम करते हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमको करना है, हम सेक्शन 16 करेंगे। सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट 2017। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 डील्स विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि सेक्शन 16 डील्स विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट हु आर द पर्सन्स हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। भाई क्या मैं अवेल कर सकता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट? मैं बेनिफिट उसका अवेल कर सकता हूँ? कोई भी पर्सन अवेल कर सकता है? नहीं, वहां पर कुछ एलिजिबिलिटी है जिसको हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो व्हाट आर दोज एलिजिबिलिटी? तो पहला है every registered person, every registered person, every registered person only entitled to take, every registered person only entitled to take the benefit of इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। इसमें क्या कह रहा है कि ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका क्या मतलब है कि ऑल दोज पर्सन्स हु गॉट द रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड हु आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, only those persons are liable to take the benefit of input tax credit. Those persons who have not registered, who have not got their registration number under this particular act, those persons are not allowed to take the benefit of input tax credit. वो बिल्कुल भी input tax credit को अवेल नहीं कर सकते। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमको फुलफिल करनी पड़ेंगी। भाई मैं रजिस्टर्ड पर्सन तो हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है, तो क्या बस सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता हूं? भाई अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, बट क्या सिंपली हैविंग अ रजिस्टर्ड नंबर, हैविंग अ रजिस्ट्रेशन नंबर, एम आई एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो आई से नो, आई विल से नो, बिकॉज सर्टेन कंडीशंस, जैसे मैंने कहा भाई आपका एंट्रेंस होना है, मतलब आपको एडमिशन लेना है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको एडमिशन लेना है, तो मैंने कहा कि भाई आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स हो। ठीक है, 55% मार्क्स आपके हैं तो यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन, बट सिंपली मेयरली हैविंग 55% मार्क्स गारंटी योर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज? आई सेड नो, बिकॉज ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसने तो आपको एलिजिबल बना दिया कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। नाउ कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या है कि यू हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, यू हैव टू क्लियर द वाइव इंटरव्यू, यू हैव टू पे द सर्टेन फीस टुवर्ड्स दैट कोर्स। तो ये सब सारी चीजें क्या हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना है। मींस merely becoming eligible doesn't guarantee to take the benefit of input tax credit। वहां पे कुछ कंडीशंस हैं जो हमें एलिजिबिलिटी के साथ साथ वो कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। पहला है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस
conditions as may be prescribed, as may be prescribed। अभी आगे मैं पढ़ूंगा कि वो क्या कंडीशन, आगे मैं बताऊंगा कि वो क्या कंडीशन है। मैंने कहा कि भाई एवरी पर्सन हु हैज obtained 55% marks is eligible to take admission in जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, मैंने बता तो दिया, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन कंडीशंस। वो सर्टेन कंडीशंस क्या हैं कि उसको एंट्रेंस में बैठना है, उसको एंट्रेंस क्लियर करना है, उसको इंटरव्यू क्लियर करना है, क्रैक करना है, उसको सर्टेन फीस पे करनी है, उसको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि टाइमली सबमिट करने हैं। दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, तो सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डजंट गारंटी योर एडमिशन, यू हैव टू फुलफिल ऑल द बेसिक कंडीशंस ऑल्सो। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ये तो एलिजिबिलिटी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको कुछ बेसिक कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल करनी पड़ेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस क्या हैं। और दूसरा है एंड बी है इन द मैनर स्पेसिफाइड, इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 49, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 49। सेक्शन 49 में जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वगैरह डिस्कस्ड है, वो हम सेक्शन 49 को बाद में डिस्कस करेंगे कि किस मैनर में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं। वहां पे हमको जो एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा जिसमें हमको अपना उस पोर्टल पे हमको रजिस्ट्रेशन करना है, उसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा और फिर हम उसमें से ही टैक्स पे करेंगे। जो भी डेबिट्स होंगे उसी में से होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद की बात है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के साथ साथ। ठीक है, अब देखो वो कंडीशंस क्या हैं, व्हाट आर दोज कंडीशंस। ठीक है, अच्छा उससे पहले तो मैं इस चीज को आगे बढ़ने से पहले मैं जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज होंगे उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो यूज होंगे। सबसे पहले तो हमारा क्या है, पहला है द पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक, द पर्सन इज इंटाइटल्ड, मतलब उसी का जो ऊपर प्रोविजन है इसको मैं समराइज फॉर्म में दिखा रहा हूं कि क्या है। द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ, टू टेक द बेनिफिट ऑफ आईटीसी प्रोवाइडेड। पहला क्या है, he must be a registered person, he must be a registered person, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि वो जो गुड्स मैं यूज कर रहा हूं वो मैं बिजनेस के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज करूं, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। एंड ही मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस, ही मस्ट satisfies the given conditions under law, given conditions under law। अब वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी कुछ टर्म्स को डिस्कस करने के बाद मैं उन्हीं कंडीशंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जो कि डिस्कस कर लेता हूं जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पहले डिस्कस किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, मींस क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि क्या है, ये है टेकिंग द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जो हमने इनपुट के टाइम पर टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट अवेल करना, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर इनपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की कि क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स क्या है, तो इनपुट टैक्स क्या है, इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एनी टैक्स, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो यूटीजीएसटी हो, एनी सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, कोई भी टैक्स अगर हम किसी इनपुट को परचेज करने के टाइम पर उसको हम पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स बोलेंगे। अब हमारा इनपुट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट,
इनपुट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 59, सेक्शन 2 सबसेक्शन 59। इसका क्या है? इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। इनपुट की बात जो हम कर रहे हैं, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम इनपुट में इंक्लूड नहीं करेंगे, कैपिटल गुड्स अलग हैं, इनपुट अलग हैं। कैपिटल गुड्स को हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, उस पर भी हम आईटीसी ले सकते हैं, उस पर भी हम आईटीसी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर हम आईटीसी नहीं ले सकते, उसका भी हम प्रोविजन पढ़ेंगे सेक्शन 17 में कि किस तरह से हम आईटीसी लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या मतलब, इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स which is used or intended to be used in course or furtherance of business। मतलब कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स जिसको हम बिजनेस में या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, अच्छा कैपिटल गुड्स क्या है? मैंने कहा कि इनपुट मींस ऑल गुड्स एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स। तो भाई कैपिटल गुड्स क्या है? तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स हुज वैल्यू इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसको हमने अपनी बैलेंस शीट में जिसकी वैल्यू को कैपिटलाइज कर दिया है, जिसको हमने अपनी बैलेंस शीट में शो कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, जैसे मशीनरी हो गया या और भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो गया, मतलब कोई एसेट हो गया जिसको हमने कैपिटलाइज किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक टर्म्स थे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अच्छा, अब हम आते हैं भाई, हमने कहा ना कि only eligibility doesn't guarantee your availment of input tax credit। मीन्स सिर्फ एलिजिबल होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम एलिजिबल हैं तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लें। यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। तो व्हाट आर दोज कंडीशंस? तो मैं यहां पे बता रहा हूं, कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको अगर मैं शॉर्ट में पढ़ूं तो उसको मैं करूंगा IPR2। इसका क्या मतलब है? IPRR, ये 4 टर्म्स हैं, इसको मैंने शॉर्ट में बोला IPR2, IPR2। ठीक है, IPR2, I स्टैंड्स फॉर इनवॉइस, P स्टैंड्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, R stands for receipt of goods and another R stands for return। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि IPR2 इनवॉइस, पेमेंट, रिसीट, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिसीट ऑफ गुड्स एंड रिटर्न फाइल्ड बाय द रिसिपिएंट। तो यहां पर मैं कहूं कि पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है दैट द रिसिपिएंट, जो इनपुट या जो भी है सप्लायर है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहता है। ठीक है, तो नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ एनी टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अनलेस ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। वो although वो रजिस्टर्ड पर्सन है बट स्टिल ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट until and unless he is satisfying the following conditions। पहली कंडीशन क्या है? he is in possession of invoice। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि इनवॉइस क्या है, वैसे मैं बता भी देता हूं कि इनवॉइस क्या है। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि प्रूफ करता है कि आपने इसमें जो अमाउंट ऑफ टैक्स मेंशन्ड है वो टैक्स आपने पे किया है। जैसे मैं कहूं कि भाई गवर्नमेंट को मैं चिक कर रहा हूं, भाई मैंने टैक्स पे किया, मैंने टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट के लाओ प्रूफ लाओ। व्हाट इज अ प्रूफ दैट यू हैव पेड टैक्स? तुम कैसे प्रूफ करोगे कि तुमने टैक्स पे किया है? तो दैट इज प्रूफ्ड बाय दैट एविडेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब वो जो हमारा इनवॉइस है, मैं उस पर्टिकुलर इनवॉइस को शो करूंगा। इनवॉइस में तुम्हारा जिससे तुमने इनपुट लिया है उसका जीएसटी नंबर है, तुम्हारा जीएसटी नंबर है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। किस सामान का पूरा गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। तो इनवॉइस क्या है? इनवॉइस इज अ एविडेंट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगेंस्ट योर टैक्स पेमेंट। जो टैक्स आपने पे किया है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो जब तक कि आपके पास आप इनवॉइस का पोजीशन आपके पास नहीं है, तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि द every registered person can avail the benefit of input tax credit only when he is in possession of what?
इनवॉइस। जब तक उसके पास इनवॉइस है तब तक तभी वो कर सकता है। अगर उसके पास इनवॉइस नहीं है, इन दैट केस ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, टैक्स इनवॉइस, अब उसके पास ही इज इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कैसे, या तो टैक्स इनवॉइस हो या कोई डेबिट नोट हो। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आगे मैं डिस्कस करूंगा कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, या सच एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिससे ये प्रूफ होता है। सच अदर डॉक्यूमेंट्स which can prove, such other documents which as may be prescribed, which can prove that you have paid this much of tax against that supply, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपने टैक्स पे किया है। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ही इज इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, चाहे वो डेबिट नोट हो। ठीक है, इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड सप्लायर, या कोई एनी अदर सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपने टैक्स पे किया है। दूसरा क्या है, आईपीआर। पीआर का मतलब, पी का मतलब क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स, इसका क्या मतलब है, सपोज दैट ए जो है कोई इनपुट सप्लायर है, ए ने बी को इनपुट सप्लाई किया है। ठीक है, 1,00,000 रुपए का, जिसपे बी ने 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स दिया है। ए जो है वो इनपुट सप्लायर है, बी जो है उसने कोई इनपुट परचेज किया है ए से, जिसपे उसने इनपुट टैक्स दिया है ए को 18,000 रुपीज का। अब फर्दर बी जो है वो गुड्स जो है सी को बेच रहा है 1,50,000 का, जिस पर वो 27,000 रुपीज का टैक्स ले रहा है आउटवर्ड। अब वो 27,000 में से 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। मतलब फर्दर वो सिर्फ 9,000 पे करेगा, लेकिन तभी कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अवेल जब ए ने, मतलब बी ने ए को इनपुट टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स, और सी ने बी को दिया है आउटपुट टैक्स, ओटी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर बी ने जो 18,000 रुपीज का टैक्स ए को दिया है, अगर ए ने ये 18,000 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, जब तक कि वो ए जिसने बी से इनपुट टैक्स लिया था और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं कर देता है, तब तक बी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी भाई मुझे तो 27,000 रुपीज से मतलब था, बी को बोलेगी आपने 1,50,000 रुपए की आउटवर्ड सप्लाई की, मेरे पास 27,000 रुपीज टैक्स आना था। अगर वो 18,000 रुपीज उसके पास चला गया होता, ए ने गवर्नमेंट को दे दिया होता, तब गवर्नमेंट कहती ठीक है 18,000 रुपीज मेरे पास आ गया है, अब आप सिर्फ 9,000 रुपीज दे दे, हमारे पास 27,000 रुपीज हमारा हिस्से का आ गया है, बाकी का आप क्रेडिट ले लें। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं, जो इस सप्लाई के टूवर्ड्स 18,000 रुपीज की बात आप कर रहे हैं वो तो मेरे पास आया ही नहीं है। तो अगर वो मेरे पास नहीं आया तो आप कैसे उसको कर सकते, हमको तो 27,000 से मतलब है। तो या तो आप अपने जिसको आपने टैक्स पे किया है उससे आप कहिए कि हमको पहले 18,000 रुपीज दे, वरना आप पूरा का पूरा 27,000 रुपीज मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे तो 27,000 रुपीज से मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक जो इनपुट टैक्स रिसीवर, मतलब जो इनपुट सप्लायर है, उसने वो जो इनपुट टैक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया होगा, तब तक जो बी है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है, पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी डन। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि बी ने तो पेमेंट कर दिया है। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब ये नहीं कि बी ने ए को किया है। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब है कि अल्टीमेटली किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी डन टू द गवर्नमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट के पास वो पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं हुआ है, बी कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिसीट ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। इसका क्या मतलब है कि until and unless goods and services are received by the recipient, जब तक कि जो इनपुट, मतलब कि सपोज दैट ए जो है, ए ने बी से कोई माल खरीदा, इनपुट खरीदा, और जब तक वो सामान ए को मिल नहीं जाता है, ए ने खरीदा है बी से, बी जो है वो इनपुट सप्लायर है और ए जो है वो इनपुट ले रहा है ए से, बी से,
जब तक कि गुड्स एंड सर्विसेज ए को मिल नहीं जाते हैं तब तक ए कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका क्या मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। जब तक कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं होते हैं रिसिपिएंट को, तब तक कि वहां पर वो ए जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। अच्छा, ए के डायरेक्शन पर अगर बी ने कोई सामान सी को डिलीवर कर दिया तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि ए हैज रिसीव्ड द गुड्स, क्योंकि उसके डायरेक्शन पे, उसके ऑर्डर पे ही बी ने सी को डिलीवर किया है। तो इट हैज बीन अज्यूम्ड, ये डीम्ड टू बी, मतलब इट इज डीम्ड दैट ए हैज रिसीव्ड द गुड्स। तो वहां पर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शुड बी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट। अगर जब तक वो रिसीव नहीं करेगा तब तक हमने वहां पर वो ए जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। और चौथा क्या है, रिटर्न। चौथा क्या है, रिटर्न अंडर सेक्शन 39। इसका क्या मतलब है कि जो रिटर्न है ही शुड, जो इनवर्ट मतलब कि जो रिसिपिएंट है इनवर्ट इनपुट का, ही शुड फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। जीएसटीआर 3 है या 3B जो भी है, ही शुड फाइल दो रिटर्न। जब तक कि वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न फाइल करेगा तभी तो उसको पता चलेगा कितना उसको टैक्स पे करना था, कितना उसने ऑलरेडी पे कर रखा है। देन ओनली टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली विल बी डिटरमिन्ड। अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कब डिटरमिन होती है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो जब रिटर्न फाइल करेगा देन ओनली द अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी विल बी डिटरमिन्ड, और तब हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना टैक्स पे कर चुका है इनपुट पर, कितना इसको आउटपुट पर टैक्स पे करना था। ओनली इन दैट केस ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स। इसका क्या मतलब है कि ये चार कंडीशंस जो हैं IPR2, इनवॉइस, he should be in possession of invoice, the tax should be paid to the government, means payment of tax should be there, he should receive the goods or services or both, means recipient जो है उसने goods और services या दोनों ही receive कर लिया है। और चौथा क्या है, he should file the return under section 39, GSTR 3 या GSTR 3B जो भी है, he should file those returns under section 39। तो अगर ये चारों conditions fulfill हो रही हैं then only the benefit of input tax credit can be availed, otherwise the benefit of input tax credit cannot be availed। हम वहां पर benefit उसका avail नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस गुड्स इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। मैंने बताया कि जब तक कि हम गुड्स रिसीव नहीं कर लेते हैं तब तक हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए का गुड्स हमको चाहिए। ए ने बी को कहा, ए ने कहा कि भाई 10 लाख का गुड्स हमको चाहिए। किसको कहा, बी से कहा। ए ने बी को कहा कि ही इज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10 लाख। तो बी जो है इसको 10 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई करेगा, लेकिन उसने कहा मुझे एक साथ नहीं चाहिए, आप एक काम करना, हर महीने जो है हमको 2-2 लाख रुपए का गुड्स देते रहना, ठीक है। तो पहले महीने मई में, हम मई से शुरू करते हैं, फर्स्ट मंथ मई को 2 लाख रुपए का सामान आया, फिर जून में 2 लाख रुपए का सामान आया, ठीक है, फिर जुलाई में फिर फर्दर 2 लाख रुपए का सामान आया, फिर अगस्त एंड इसी तरह से सितंबर, मतलब 2-2 लाख रुपए का 5 इंस्टॉलमेंट पे उसका सामान आया है। तो क्या वो इस 2 लाख रुपए का जितने का गुड्स रिसीव हो गया है उतने का इनपुट टैक्स रेट अवेल कर सकता है? नो। यहां पर है कि जब गुड्स को हम इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ITC कैन बी अवेल्ड ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। जब हम सितंबर में पूरी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 2 लाख रुपए की थी उसको हम रिसीव कर लेंगे, देन सितंबर के महीने में हम क्या करेंगे, जो इसका रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर में, उसमें हम क्या करेंगे, बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकेंगे। सो इन केस, यहां पर हमने क्या किया कि इन केस वेयर द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, जहां पर हम गुड्स को लॉट्स में रिसीव कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जिस महीने या जिस दिन हम लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स रिसीव कर रहे हैं उस वक्त हम पूरे 10 लाख रुपए का क्या करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे, ठीक है। होप की पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर क्या है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है
कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, अब उसको रिवर्स करना है। कुछ कंडीशंस अगर मैं फुलफिल नहीं करता हूं तो मुझे उसको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को उसे वापस करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? वेयर रिसिपिएंट फेल्स टू द सप्लायर, वेयर अ रिसिपिएंट मतलब ए ने बी को कोई इनपुट सप्लाई किया था, इसका मतलब क्या है? बी इज अ रिसिपिएंट ऑफ इनपुट एंड ए इज अ सप्लायर ऑफ इनपुट। ए ने बी को कोई सामान सप्लाई किया था, तो ए इज द सप्लायर ऑफ इनपुट, बी इज द रिसिपिएंट ऑफ इनपुट। सो इन केस वेयर द रिसिपिएंट ऑफ इनपुट फेल्स टू पे द अमाउंट, fails to pay the amount for goods or services or both along with tax payable, along with tax payable मतलब क्या है? हमने उसको इनवॉइस बना के दिया, ये इनवॉइस है, मैंने कहा भाई ये इनवॉइस में आपको जो आपने इनपुट लिया 1 लाख रुपए का और इस पर जो IGST लगा 18,000 रुपीज का 18% के हिसाब से, तो ये जो अमाउंट टोटल आया है इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 की, अगर जो रिसिपिएंट बी है he fails to pay this particular amount within 180 days from the date of issue of invoice। किस दिन? सपोज दैट इनवॉइस हमने इशू की है 1 मई 2020 को, 1 मई 2020 को इशू की है, तो जिस दिन हमारा इनवॉइस इशू हुआ है 1 मई 2020 से लेकर के हम 180 डेज, विद इन 180 डेज अगर ये 1,18,000 रुपीज की पेमेंट नहीं कर देता है बी, किसको नहीं कर देता है? ए को, और उसने ऑलरेडी मतलब कि उसने क्या कहते हैं, ए और बी की बहुत अच्छी दोस्ती है, ए ने उधार माल दे दिया, उसके बिहाफ पे जो टैक्स 13,000 का उसने अज्यूम कर लिया कि उसने रिसीव कर लिया, उसने गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, बाद में बी ने उसका क्रेडिट भी अवेल कर लिया, जिस मंथ का इनवॉइस था उसके अगले मंथ उसने फाइल कर दिया रिटर्न, उसने क्रेडिट भी अवेल कर लिया, लेकिन विद इन 180 डेज उसने ए को पेमेंट नहीं किया। इन दैट पर्टिकुलर केस बी इज लाइबल टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट सो अवेल्ड along with interest, along with interest। जितना डिले होगा उतने का उसको क्या देना है? इंटरेस्ट। जिस दिन से उसने अवेल किया है उस दिन से लेकर के उसको इंटरेस्ट भी देना है। तो यहां पे क्या कह रहा है? along मैं स्टेटमेंट एक बार रीड आउट कर देता हूं। वेयर रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन द सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अप्लाइड, the amount towards supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice, within 180 days from the date of issue of the invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to the आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी जब वो पे करेगा तो उस टाइम पर उसका वो जो आईटीसी उसने क्लेम किया है उतना ऐड करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसका क्या मतलब? वो रिवर्स कर दिया, गवर्नमेंट को उसने वापस कर दिया। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन इन सच मैनर, उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 18%, मतलब अप टू 18% तक का उसको इंटरेस्ट लग सकता है, ठीक है, फ्रॉम द डेट व्हेन द अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो जिस दिन से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसने ऐड कर दिया है उस दिन से लेके जितने दिन उसने पेमेंट नहीं किया होगा ए को, अभी तक उसने पे 180 डेज लैप्स हो गया, हमने उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके गवर्नमेंट को रिवर्स कर दिया, अभी भी वो पे नहीं करता है, तो जिस दिन से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो एडिशन हुआ है उस दिन से इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आगे एग्जांपल लेकर के इसको समझाऊंगा, ठीक है, कि इसको हम कैसे समझते हैं। सपोज दैट, अच्छा पहले मैं रीअवेलमेंट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं दोनों चीजें समझाऊंगा। रीअवेलमेंट का मतलब क्या है कि उसने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने कहा था कि ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उसने 1,18,000 रुपए का सामान सप्लाई कर दिया बी को, और ए ने उसके बिहाफ पे 18,000 रुपए का जो टैक्स था वो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, अब विद इन 180 डेज बी ने ए को वो अमाउंट पे नहीं किया, सप्लाई का और प्लस टैक्स का अमाउंट, तो बी ने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, मतलब बी को किया नहीं, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी है कि उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अब सपोज दैट उसके बाद कभी भी कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी अगर क्या कहते हैं कि उसने वो पे कर दिया है अपनी जो इनपुट टैक्स जो था, जो 1 लाख रुपए प्लस 18,000 जो उसको ए को पे करना था,
जिस दिन वो ए को पे कर देगा उस दिन से वापस, उस दिन को वो वापस क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को रीअवेल कर सकता है। यहां पर कोई भी टाइम पीरियड की लिमिट नहीं है कि किस टाइम तक उसको पे करना है। तो एक बार पहले उसने रिवर्स कर दिया, बाद में वो उसको रीअवेल कर सकता है वंस द पेमेंट हैज बीन मेड टू ए। जिस दिन उसने ए को पेमेंट कर दिया होगा उस दिन वो उसको रीअवेल कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल है ग्रीश आहूजा में स्टेटेड है, डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया है वो क्या है, 10 अगस्त 2018। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स कितने हैं, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के गुड्स थे। ठीक है, उस पर जो उसने टैक्स पे किया है, उस पर जो उसने टैक्स पे किया है 18% के हिसाब से आईजीएसटी, आईजीएसटी कितना पे किया है, 90,000, 18% के हिसाब से 19,000। तो टोटल जो सप्लाई की वैल्यू थी 5,90,000 इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है इनपुट उसने टोटल 5 लाख का लिया, उस पर 90,000 का टैक्स पे करना था, 5,90,000 की कोई ए है आर जो कि रिसीव किया है, मतलब ए ने बी को दिया है, ए ने सामान दिया है बी को कितने रुपए का, 5,90,000 रुपए का। तो बी को पेमेंट करनी है ए को कितने की, 5,90,000 रुपीज की, लेकिन अभी तक बी ने नहीं की। तो बी ने अभी तक 6 फरवरी 2019 तक उसने पेमेंट नहीं की, मतलब विद इन 180 डेज उसने क्या किया है, पेमेंट नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो 90,000 रुपीज का उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया होगा, इसमें कह रहा है सिंस द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड विद इन 180 डेज, हम यहां से 10 अगस्त से लेकर के 6 फरवरी तक का डेट काउंट करेंगे, जितना दिन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 180 डेज, विद इन 180 डेज 6 मंथ उसने पेमेंट नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने रुपए का आईटीसी उसने अवेल किया है 90,000 रुपीज का, वो क्या होगा, रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है। लेकिन सपोज दैट अब 6 फरवरी तक तो उसने पेमेंट नहीं किया था, तो गवर्नमेंट को उसको रिटर्न करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा जो प्रोविजन के अकॉर्डिंग। लेकिन सपोज दैट उसने 26 फरवरी 2019 को, मतलब इस टाइम पीरियड तक का उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा शायद, क्योंकि जिस दिन उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हुआ होगा उस दिन से लेकर के जितने दिन पेमेंट नहीं करेगा उतने दिन का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच शैल नॉट एक्सीड एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, लेकिन अगर उसने 26 फरवरी को पेमेंट कर दिया है, इन दैट पर्टिकुलर केस ही कैन रीअवेल द बेनिफिट। तो ये 90,000 जो उसने पहले रिवर्स किया था, पहले क्रेडिट लिया फिर बाद में रिवर्स किया, अब फिर से उस क्रेडिट को वो रीअवेल कर सकता है। तो जिस दिन उसने पेमेंट कर दिया है उस दिन वो क्या कर सकता है, उसको रीअवेल कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड रीअवेलमेंट ऑफ व्हाट, रीअवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप कि ये एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और रीअवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा है no input tax credit can avail if depreciation is charged on tax component। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है, कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है कितने की, 1 लाख रुपए की, उस पर मैंने जीएसटी पे किया है, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 18,000 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल हो गया 1,18,000। तो अब अगर हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दिखाई होगी 1,18,000, इसका क्या मतलब है कि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम टैक्स कंपोनेंट पे भी करेंगे। ये जो टैक्स का कंपोनेंट है, टैक्स कंपोनेंट है, इस पर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट पे चार्ज करते हैं, यू कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 लाख दिखाई होगी, इसका मतलब हमने उसमें टैक्स का कंपोनेंट ऐड नहीं किया होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मतलब वहां पर हमने टैक्स कंपोनेंट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, क्योंकि टैक्स को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं है।
तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल रीजन ये है कि नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। अगर टैक्स कंपोनेंट पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, मतलब जो हमने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में वैल्यू कॉस्ट प्लस टैक्स दोनों को ऐड करके दिखाई होगी, तब हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट दिखाई है, टैक्स का अमाउंट नहीं दिखाया है, तब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है टाइम पीरियड, टाइम लिमिट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सपोज दैट हमारा कोई इनवॉइस मई में था, हमने कोई सप्लाई की थी मई में 10 मई को, इसका रिटर्न हम फाइल कब करेंगे? मई के बाद जून आता है, तो 20 जून तक GSTR 3 फाइल करना है। ठीक है, रिटर्न, तो हम उसका रिटर्न जो फाइल करेंगे अगले महीने के 20 तक करेंगे। तो सपोज दैट अगर हमने 20 जो अगला उसका हमने ITR फाइल GSTR फाइल किया है, उस रिटर्न में मैंने ये ITC क्लेम नहीं किया, मैं भूल गया, कोई मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने अवेल नहीं किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं कभी नहीं कर सकता? तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है। अगर आप भूल गए हैं या कोई और रीजन था जिसकी वजह से आपने अभी तक पिछले महीने का जो या किसी भी महीने का जो आपने ITC क्लेम नहीं किया है, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है कि आप कब तक ITC क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of invoices or debit note for supply of goods or services or both after। मतलब एक टाइम लिमिट दी है जिसके बाद हम नहीं ले सकते, लेकिन उससे पहले ले सकते हैं। तो उसमें दो डेट्स दी हैं। पहला क्या है, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, month of September following the end of financial year to which such invoice pertains, such invoice or debit note pertains। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा। और दूसरा क्या है, फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न whichever is earlier। इसका क्या मतलब है कि मैं इसको प्लीज थोड़ा अच्छे से सुनना। इसमें क्या रहा है, पहला, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। सपोज दैट मैंने कोई 10th ऑफ मई को कोई इनपुट परचेज किया था और उसका इनवॉइस हमने लिया था। इसका मतलब ये इनवॉइस जो रिलेट कर रहा है किस महीने को कर रहा है, 10th मई 2019। सपोज दैट 10th मई 2019, इसका मतलब ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 1920 का है। 10th मई 19 का मतलब क्या है कि ये इनवॉइस किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की है, 1920। तो इसका ITC हम कब तक फाइल कर सकते हैं, 1920 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके बाद का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा कौन सा आएगा, वो 2021। इसके बाद का फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, 2021। तो इस फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ का जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, इसका क्या मतलब क्या है, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर का एंड के फॉलो करने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स। इसका मतलब क्या है कि वो इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 1920 को बिलोंग करता है, 10th मई 19 का है तो 1920 को बिलोंग करता है। इस फाइनेंशियल ईयर के जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होगा 2021, इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर मंथ का हम फाइल करेंगे रिटर्न, तो सितंबर मंथ का रिटर्न हम कब फाइल करेंगे,
20 अक्टूबर, और क्योंकि 2021 का है तो 2020, तो पहली डेट आ गई क्या, 20 अक्टूबर 2020। तो पहली डेट क्या आ गई, 20 अक्टूबर 2020। और दूसरा है फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न। हम सपोज दैट हमारा ये 1920 है, हमने 10 मई को किया था 1920, तो 1920 का जो एनुअल रिटर्न फाइल होगा वो कब फाइल होगा, इसके आगे का जो फिनेंशियल ईयर होगा 2021, इसका जो एनुअल रिटर्न, मतलब इसका जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है ये अगले महीने के अगले फिनेंशियल ईयर के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक होता है। ठीक है, तो अप टू 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग फिनेंशियल ईयर इन विच सच इनवॉइस पर्टेन्स, टू विच सच इनवॉइस पर्टेन्स। तो दूसरी डेट क्या हो गई, अप टू 31 दिसंबर 2020। तो इन दोनों डेट्स में इधर 20 अक्टूबर 2020 और 31 दिसंबर 2020, whichever is earlier, that will be the last date to file to claim the benefit of ITC for the month of 10th May 2019। तो अब आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी लास्ट डेट क्या है और हम कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि इसी ग्रीश आहूजा में है। इसमें क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस है 18 अक्टूबर 2018। ठीक है, और अच्छा ये है 18 अक्टूबर। अब हमको दो डेट फाइंड आउट करनी है। डेट ऑफ इनवॉइस जो है 18 मतलब अक्टूबर महीना, अक्टूबर महीना है और किस फिनेंशियल ईयर का है, 18-19 फिनेंशियल ईयर का है। अब इसमें हमको दो डेट्स फाइंड आउट करनी है। पहली डेट क्या होगी कि इसके अगले वाला फिनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 1920। तो 1920 जो फिनेंशियल ईयर है, इस साल का सितंबर मंथ का जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, कब फाइल करेंगे, 20 अक्टूबर, क्योंकि 1920 है तो 2019, पहली डेट आ गई। दूसरी डेट क्या है कि इस पर्टिकुलर 18-19 ईयर है फिनेंशियल ईयर, इसका अगला फिनेंशियल ईयर क्या होगा, 1920। तो 1920 मतलब कि दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, तो 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019। तो इन दोनों डेट्स में से whichever डेट इज अर्लियर, दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या है, आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। अच्छा सपोज दैट इसी पर्टिकुलर केस में क्या है कि भाई जो हमको, क्योंकि इसमें क्या अप टू 31 दिसंबर तक हम फाइल कर सकते हैं एनुअल रिटर्न, अप टू मतलब 31 दिसंबर, उससे पहले भी कर सकते हैं। सपोज दैट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हमने 15 अक्टूबर को ही फाइल कर दिया है एनुअल रिटर्न, तो पहली डेट क्या है, 20 अक्टूबर 2019। तो दूसरी डेट क्या हो जाएगी, इसको हटा देंगे, दूसरी डेट क्या हो जाएगी, 15 अक्टूबर 2019। तो दोनों में से whichever is earlier, दोनों में से whichever is earlier, तो दूसरी डेट क्या हो जाएगी, 15 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि मैंने कहा अप टू 31 दिसंबर, इसका ये मतलब नहीं कि 31 दिसंबर को ही करेंगे, उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं 15 अक्टूबर को, तो इन दोनों डेट्स में से whichever is earlier, दैट विल बी, मतलब 15 अक्टूबर जो होगा, दैट विल बी योर लास्ट डेट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब आई होप कि फ्रेंड्स आपको जो सेक्शन 16 और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, जो केसेस हमने पढ़े कि कंडीशंस क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, रिवर्सल क्या है, रीअवेलमेंट क्या है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सेक्शन 17 जिसमें है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स रेट, वो हम अच्छे से करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, एंड प्लीज support me to promote my channel. Thank you.